नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 हम लोगों ने देख लिया था और हमने सवालें भी की थी। तो चलिए आज हम लोग आगे उसके करेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में सवाल ही लिखिएगा आगे उसके। लेक्चर नंबर कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन 11 तक हो गया था। क्वेश्चन 12 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लिखिए अ हैवी यूनिफॉर्म चैन AB uniform chain AB hangs freely under the gravity with the end A fixed and the other end B attached by a height string BC to a fixed point C at the same level as A. The length of the string and chain are such that the end of the chain at A and B make angle 60 degree and 30 degree respectively. With the horizontal कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सभी क्वेश्चन दिख रहा है, हम बोल भी रहे हैं, लिखते चलिए। विद द हॉरिजॉन्टल 2 बार लिख दिया। क्या है? मैक्स एंगल 60 इतना डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहीं तक विथ द हॉरिजॉन्टल। तब हमें प्रूव करना है। लिखिए प्रूव दैट नहीं दिख रहा है तब दिखेगा। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ दीज लेंथ इज √3-1:1। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है इसमें। ठीक, तो ध्यानपूर्वक सवाल को देखिए, उसके बाद समझिए। कह रहा है अ हैवी यूनिफॉर्म चैन, एक हमें चैन दिया हुआ है AB जो कि यूनिफॉर्म है, यानी उसका वेट पर यूनिट लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। हैंग्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी केवल उस पर फोर्स लग रही है। ग्रेविटी हम पहले भी बताए थे, कैटेगरी जब भी बनाई जाएगी उसमें केवल ग्रेविटी फोर्स ही लगनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए। अंडर द ग्रेविटी विथ द इंड्स A फिक्स्ड एंड द अदर इंड B अटैच्ड बाई अ लाइट स्ट्रिंग। क्या है कि जो दूसरा एक इंड कहीं पर फिक्स कर दिया जा रहा है। मान लीजिए हमें चैन दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ लेंथ होगा उसका, हम मान रहे हैं उसका L लेंथ होगा। ठीक, हम मान ले रहे हैं उसका L लेंथ है। कह रहा है कि उसका एक इंड फिक्स है कहीं पे कहीं ना कहीं। ठीक, तो मान ले रहे एक इंड, मान लीजिए A है और B है। तो मान ले रहे एक स्ट्रिंग का एक इंड यहाँ फिक्स है और दूसरा मान लीजिए एक इंड फिक्स है यहाँ पर, और दूसरा क्या है? अदर इंड B अटैच्ड बाई अ लाइट स्ट्रिंग। और दूसरा क्या है? लाइट स्ट्रिंग, माने लाइट माने होता है हल्का,
स्ट्रिंग वन है, कोई दूसरा स्ट्रिंग कह रहा है, कोई हल्का स्ट्रिंग है जिससे क्या किया जा रहा है, उसका दूसरा इंड भी अटैच किया जा रहा है। ठीक, तो मान लीजिए ये वाला हमारा होगा कटनी ऐसे, और इस वाले इंड को किसी भी पतले स्ट्रिंग की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंड ए से क्या कर रहे हैं, इसको अटैच कर रहे हैं। क्लियर है सबको? किससे? ए से। ठीक, पॉइंट ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को दूसरे को बांध ले रहे हैं। एक हमने क्या लिया, पहले हमने एक चैन लिया, उस चैन के एक इंड को एक पॉइंट पे हमने फिक्स किया पिन लगाकर, फिर दूसरे को ले जाकर उसमें कोई पतला सा स्ट्रिंग लेके या दूसरा सा कोई पतला सा धागा लेके हमने क्या किया, दूसरे इंड को बांधा और फिर उस इंड पे कुछ लंबाई रखी उसकी स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को दूसरे सिरे से बांध दिया बी को, डायरेक्ट इसको सिरे को पॉइंट ए से नहीं बांधा है। और कह रहा है इंड बी अटैच्ड बाई योर लाइट स्ट्रिंग बी सी, इसका नाम हम लोग दे देते हैं बी सी। हमारा ए बी था, तो मान लीजिए इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, और ये हमारा जो था सी हो गया। ठीक, तो ए बी एंड सी। क्लियर है? तो सी, तो बी सी टू अ फिक्स्ड पॉइंट सी, अ फिक्स्ड पॉइंट सी, अ द सेम लेवल टू अ फिक्स्ड पॉइंट सी, अ फिक्स्ड पॉइंट सी। एक मिनट रुक जाइए, देख लें। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पर था? बी सी टू अ फिक्स्ड पॉइंट सी एट द सेम लेवल। यहाँ एट बोले थे ना, तो एट था यहाँ पर, एट द सेम लेवल, यानी कि जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ए के क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली क्या होना चाहिए, सेम लेवल, यानी दोनों एक ही हाइट पे होने चाहिए। तो यहाँ पर सेम लेवल का मतलब यही, ए एंड सी दोनों क्या हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। क्लियर? तो सी पॉइंट, जबकि बी क्या है, उससे नीचे है। क्लियर? सेम लेवल एज ए, जिस पॉइंट का जैसा कि ए है उसी के सेम लेवल पे हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट सी होना चाहिए। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड चैन आर सच दैट, इस प्रकार से है कि हमारा स्ट्रिंग और चैन और स्ट्रिंग का जो लेंथ है, यहाँ पर यही कह रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ देखिए पहले स्ट्रिंग पहले बोला गया है, कह रहा है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इसको ध्यान में रखिएगा कौन सा पहले बोला गया, तो स्ट्रिंग पहले बोला गया है एंड चैन, और चैन बाद में बोला गया है, तो चैन को ध्यान में रखिएगा। ठीक, स्ट्रिंग एंड चैन, इन दोनों का चैन का जो लेंथ है किस तरीके से, सच दैट द इंड ऑफ द चैन एट ए, कि जो हमारा चैन है उसके इंड ए पर, एंड बी मेक्स एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इसका चैन का जो हमारा क्या है, स्ट्रिंग और चैन के इंड पर कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, 60 डिग्री। तो चैन का एक इंड ए रहा और दूसरा इंड ए रहा। क्लियर है सबको ना? इसका एक इंड, दूसरा ए कहाँ पर है, ए वाला इंड है। ठीक, ये दोनों कितने डिग्री बना रहा है, 60 एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से कह रहा है स्ट्रिंग एंड चैन आर सच दैट, इस तरीके से है, द इंड्स ऑफ द चैन एट ए एंड बी मेक्स एंगल, किस किस पॉइंट पे, पॉइंट ए एंड बी पे कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट ए एंड बी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ए पर 60 डिग्री बना रहा है और जबकि बी पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, किससे, हॉरिजॉन्टल, रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल से। तब दिखाना है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ दीज लेंथ है इज इतना, इन दोनों का रेशियो दिखाना है, स्ट्रिंग और चैन और स्ट्रिंग का जो रेशियो होगा लेंथ का, अगर मान लीजिए टोटल पूरा अगर एल हो गया, लेंथ ए अगर टोटल पूरा एल हो जाए और इसको कुछ और मान लें, हम यल डैश मान लें, तो यल बटे यल डैश का रेशियो को दिखाना है √3 - 1/1, ये दिखाना है इन दोनों के रेशियो का। ठीक, अगर इसको हम यल डैश मान लें इसका टोटल लेंथ, तो क्लियर। चलिए अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर इतनी बात समझ में आई क्वेश्चन में क्या कह रहा है सभी को। चलिए, जब भी एंगल की बात की जाए तो आप समझ लीजिएगा उस पॉइंट पर टेंजेंट की बात की जा रही है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले कि क्या कह रहा है। अब देखिए, जो हल्की धागा अगर किसी भी वेट, मान लीजिए जो हमारा स्ट्रिंग है, लाइट कहने का मतलब है उसका वेट नहीं है, उसका वेट क्या है, 0 है, ध्यान रखिएगा। लाइट स्ट्रिंग कहने का मतलब उसका वेट निग्लिजिबल है, 0 है, यानी उसके निग्लिजिबल का किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी धागे को ले लीजिए, जो पतला सा धागा होता है, आप लोग देखे होंगे जो कपड़े सिलने के लिए आता है, उसको भी समझ सकते हैं। उस तरीके से किसी भी धागे को हम किससे बांध रहे हैं, इससे बांध रहे हैं। अगर किसी भी धागे को आप बांधेंगे जो पतला सा है, अगर उसको बांधेंगे तो क्या होगा, वो खिंच जाएगा, और खींच कर क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा इस तरीके से, या अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा खींच के सीधा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, वो सीधा हो जाएगा खींच के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से। तो ये धागा पहले तो ऐसे कटंडी बन रहा था, लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे इस तरीके का डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए डायग्राम देख लीजिए, उसको डायग्राम को बना देते हैं, फिर आप लोग समझिएगा। तो जैसे जैसे कह रहा है, पहले उसको हम लोग बना लेते हैं। अपना पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम सी कहते हैं, तो हमारा सी पॉइंट, कैपिटल सी लिखिएगा क्योंकि यहाँ जो हम यूज करते हैं वो स्मॉल सी रहता है। तो यहाँ से हम बनाएंगे अपना कैटेगरी, कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर? ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी, और यहाँ से जो अब बनेगा ये, तो जो पहले था हमारा पॉइंट सी, तो उसको कुछ इधर ला लीजिए, क्योंकि उस पॉइंट को खींचेंगे तो कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक, क्योंकि ये सीधा हो जाएगा, खिंच जाएगा, कोई भी सीधी धागा रहेगी तो, क्योंकि ये बेट रहेगा, बेट की वजह से कारण क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, तन जाएगा। तो ये जो हमारा है इसको कह दीजिए एम पॉइंट, तो हमारा जो एम पॉइंट कह दीजिए, अब इसको सी कह दीजिए। ऐसे इसको भी आगे बढ़ा लीजिए डैश डैश करके। मान लीजिए पहले ऐसे था, कुछ समय बाद ऐसा हो गया, तो यहाँ पर सी पॉइंट।
क्लियर। तो जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे जो इसकी एंगल बनेगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस एंगल को ध्यान में रखिएगा कि π/2 हो जा रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि स्ट्रिंग जब खींच जाएगी तो वो सीधा हो जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ रही है बातें, कहीं भी डाउट हो रहा है? अगर डाउट होगा तो बताइएगा। क्लियर, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। ये क्या है, यही वाला स्ट्रिंग खींच के तन जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, जो ये पॉइंट सी है, जैसे यहाँ पे था पॉइंट स्ट्रिंग, और मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको अटैच किया। तो पहले ऐसे था, कुछ रहा होगा, कुछ कर्व करके रहा होगा, लेकिन जैसे ही कर्व करके था पहले, लेकिन जैसे ही इसको बांधेंगे तो सीधा हो जाएगा, ये स्ट्रिंग इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक कितना एंगल, अभी बताते हैं इसको भी। तो पहले बना लीजिए पॉइंट ए पे जो हमारा एंगल है उसको बनाते हैं टेंजेंट खींच के। तो पॉइंट ए पे टेंजेंट खींचिए, कुछ इस तरीके से आएगा टेंजेंट, इसको ऊपर बढ़ा लीजिएगा। पॉइंट ए पे टेंजेंट है और दूसरा पॉइंट बी पे टेंजेंट खींचना है, तो पॉइंट बी पे टेंजेंट खींचेंगे। ठीक, और हॉरिजॉन्टल बना लीजिए यहाँ से। तो ये हॉरिजॉन्टली देखिए यहाँ से क्या बना रहा है, ये 60 डिग्री, तो इसको बनाएंगे 60 डिग्री। और इधर से कितना बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री, तो इसको मान लीजिए 30 डिग्री। क्लियर, ये इधर से 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। इस पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट कह दीजिए, इसको कह दीजिए C'। इसको भी मिलाना चाहें तो आप लोग ऐसे मिला सकते हैं। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, C स्मॉल c, इसको स्मॉल c से दिखा सकते हैं। बाकी आप लोग समझते रहिए। क्लियर, जैसे हो गया, इनके बीच का एंगल ये नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ से बना लीजिए, इसको ऐसे करके बना लीजिए, यहाँ से इसके बीच का एंगल है 30 डिग्री। क्लियर, दिख रहा है सभी को? चलिए, तो हमारा पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन। अब हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, जबकि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2, y2, क्योंकि हाइट चाहिए तो x1, y1, y2 की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि y1, y2 ही इसकी हाइट होते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के। क्लियर है सबको? डायग्राम बना लीजिए, पढ़ा सकते हैं इसको आगे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बना है, अगर यहाँ पर ऐसे डैट डॉट आगे करेंगे तो टेंजेंट आगे है, आपको पहले ही बताए थे कि जो टेंजेंट होता है, अगर यहाँ पर, अगर ये इसके पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचते हैं, इसी के पैरेलल होता है, तो अगर ए 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ए 30 डिग्री है, ए इसके परपेंडिकुलर है वाली लाइन, तो ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ये हमारा टेंजेंट हुआ। ये अगर 30 डिग्री है और टोटल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल इससे नापा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जो टेंजेंट खींचा गया है। और ये जो टेंजेंट है यही वाली लाइन होगी पॉइंट सी से जाएगी, जो अलग से हमने बना दिया है यहाँ पर, उसको ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि यही लाइन खींची गई है। तो जो पॉइंट सी से जिस स्ट्रिंग को हमने बांधा है वही स्ट्रिंग अब क्या काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, वो खींच जाएगी। तो ऐसे, तो वही जो स्ट्रिंग है वही टेंजेंट का काम करेगी एट पॉइंट बी पे। तो इसको कुछ ऐसे बना लीजिए जिससे कि दोनों एक ही पे दिखें। तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से जैसे ही टेंजेंट ले जाएंगे कुछ पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, तो उसको ऐसे बना लीजिए आगे बढ़ा के, ये पॉइंट हमारा सी होगा। तो यही टेंजेंट वाली जो हमारा है वो पॉइंट सी से ही पास करेगा। ठीक, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो खींच गया है ऐसे सीधा। तो पहले ऐसे कुछ घूम के था, लेकिन जैसे ही इसके बंद है तो वेट के कारण उसको क्या करेगा, तानेगा। तो जिसके कारण तानेगा तो सीधा हो जाएगा वो स्ट्रिंग, जो कर्व था वो कर्व ना होकर अब ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट सी हो जाएगा ये, तो ए वाली एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 90 है तो इनके बीच का डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, सबको डायग्राम देखते रहिए। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 90 है सी। ठीक, चलिए अब सब इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम सबको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हुआ? यहाँ पर 30 डिग्री है और इसका यहाँ पर पैरेलल है किसके, डायरेक्ट्रिक्स के। तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो ये पैरेलल है और ये टेंजेंट वाली लाइन ही है। तो यहाँ भी 30 बना रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री बनाएगा। तो ये 30 डिग्री, ये टोटल एंगल था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में 30 डिग्री हो गया तो कितना हो गया 90 - 30 60 डिग्री। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम मान के चलते हैं इसका लेंथ यल मान लेते हैं हम, इसका पूरा लेंथ यल मानेंगे और इसका मान लेंगे यल डैश। तो इन दोनों का निकालना है, यानी कि अगर ए बी लेंथ और डिवाइड बाई क्या BC लेंथ, इन दोनों का लेंथ का डिवाइड करेंगे तो हमें आना चाहिए रेशियो क्या, √3 - 1। ठीक, रेशियो 1, ये हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पहली बार तो टाइम लगेगा ही, लेकिन दूसरी बार आप लोग पढ़ेंगे तो हम पहले भी बता रहे हैं, पहले भी बताए थे कि इन सब में टाइम लगेगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा BC हो कैटेगरी का पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी हमारा यही फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखिएगा, A एंड B। क्लियर, समझ में आ रही सभी बातें ना? चलिए सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। हम मान लेते हैं कुछ चीज़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो लेट मान लेते हैं यल बी द लेंथ ऑफ चैन क्या है हमारा AC' एंड यल डैश बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है हमारा स्ट्रिंग BC। ठीक,
क्लियर, समझ में आया इतनी बातें? तो हमने ये मान लिया है इतना। अब लिखिए यहाँ से लिख सकते हैं गिवन दैट, क्या गिवन है उसको लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए गिवन दैट 60 डिग्री, या लिखिए गिवन दैट एंगल, यहाँ पर लिखिए एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री या लिखिए टेंजेंट एट पॉइंट, गिवन दैट द टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी मेक एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। क्लियर है सबको इतनी बात है? तो यहाँ तक लिख लीजिए, उसके आगे हम लिखाते हैं। अब चलिए लगाते हैं फार्मूला फॉर कॉमन कैटेगरी। तो लगाइए फॉर कॉमन कैटेगरी, फॉर कॉमन कैटेगरी के लिए क्या फार्मूला जानते हैं आप लोग? देखिए यहाँ पर हमारा एंगल पता है और कुछ नहीं पता है, इसके अलावा हमें केवल क्या पता है, एंगल। तो एंगल के लिए आप लोग जानते हैं यस इक्वल टू क्या होता है, सी tan साई, और यस क्या होगा, आर्क लेंथ होगा कहाँ से, ए एंड सी डैश का। अगर इसके लिए पॉइंट ए के लिए लगाएंगे, जबकि बी के लिए आर्क लेंथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डैश बी। तो इतना लेंथ मिल जाएगा प्लस इतना लेंथ। अगर पूरे हमारे चैन की बात की जाए तो चैन हमारा होता है, टोटल चैन का लेंथ अगर कहेंगे तो ए बी होगा, जो कि किसके बराबर होगा, ए से सी डैश के बराबर होगा प्लस, और सी डैश से बी डैश, सी डैश प्लस बी इतना होगा। जबकि पूरा हमारा स्ट्रिंग का बात किया जाए तो सी डैश बी होगा। क्लियर, सॉरी स्ट्रिंग की बात की जाए तो होगा हमारा बी सी, तो हमारे स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा बी सी होगा। क्लियर, तो बी सी स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा टोटल लेंथ इतना और इतना हो जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों का रेशियो लेना है। तो चलिए निकालते हैं सारी चीज़ें। तो यस इक्वल टू सी टाइम साई जानते हैं आप लोग, तो ही फार्मूला लगाएंगे फॉर कॉमन कैटेगरी, यस इक्वल टू होता है सी tan साई। तो लिखेंगे एट पॉइंट ए के लिए, एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए के लिए लिखेंगे तो आर्क लेंथ यस इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो एस इक्वल टू लिखेंगे क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ सी डैश ए। तो यहाँ से आर्क लेंथ लिख सकते हैं ए डैश सी डैश लिखिए या सी डैश ए, बात एक ही है दोनों, क्योंकि लेंथ की बात की जा रही है। तो हम लिख लेते हैं ए सी डैश, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा ए सी डैश एंड साई इक्वल टू कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री। चलिए यहाँ पुट करिए देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू करेंगे तो ए सी डैश इक्वल टू सी tan साई की जगह पे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, यानी कि √3c। इसको कह सकते हैं ए सी डैश इक्वल टू हो जाएगा √3c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे ही लगाइए एट पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट बी पे लगाइए तो क्या हो जाएगा हमारा, यस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सी डैश बी के बराबर, सी डैश बी या बी डैश सी कर लीजिए, बी सी डैश। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो देयरफॉर इसीलिए पुट करिए वैल्यू बी सी डैश इक्वल टू, वैल्यू पुट किए यहाँ पर तो सी tan 30 डिग्री, और tan 30 होता है 1/√3, यानी c/√3, यानी बी सी डैश इक्वल टू क्या आ गया, c/√3। इक्वेशन नंबर इसको कह सकते हैं हम लोग सेकेंड। तो इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकेंड कह दीजिए। इतनी बातें समझ में आई सबको? कहीं भी दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग। चलिए अब हमें चाहिए टोटल लेंथ, तो ए सी डैश करेंगे और प्लस बी सी डैश करेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे टोटल लेंथ। तो चलिए लिखिए नाउ क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, टोटल लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं उसको ए बी, कहाँ से लिख सकते हैं, ए से सी डैश और प्लस बी सी डैश। तो चलिए रखिए दोनों की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो आप देख रहे हैं ए सी डैश की वैल्यू आई है √3c और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, c/√3। अगर टोटल कॉमन लेंगे तो यहाँ से c कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 + 1/√3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से c ऊपर देखिए 3 + 1 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा √3। तो ऊपर क्या लाना था, √3 - 1 लाना था ना, हाँ, तो माइनस यहाँ लाना है। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अभी आएगा, वहाँ से जब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कि लेंथ ऑफ चैन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द चैन ए बी इक्वल कितना, यही ए बी है, ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, चैन इक्वल टू ए बी, जो कि किसके बराबर है, सी ब्रैकेट में 3 + 1/√3। एक तो आ गया, क्लियर, सॉरी यहाँ से 3 है +1 हो गया, 3 + 1 लिख सकते हैं इसको 4,
यहाँ देखिए 3 + 1, क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया +1, यानी यहाँ पर हो गया 4c/√3। सॉरी, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा 4c/√3, ध्यान नहीं दिया, तो √3 ये हो गया आपका। ठीक, तो ए बी इक्वल टू आ गया 4c/√3। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इस ट्रायंगल को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस ट्रायंगल का यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल को हम लोग अलग से बना लेते हैं। तो हमारा क्या है, ट्रायंगल ए रहा, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ से जो स्ट्रिंग खींच गई है सीधे, तो ये कुछ ऐसे होगा और ये हमारा ऐसे है, तो इसको मिला लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, π/2। ये हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। चलिए अब इसको मान लेते हैं सी, और ये हमारा एम है। क्लियर? तो इसको ध्यान में देखिए, अगर जहाँ एंगल बनता है उसके जो सामने वाला रहता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो 60 डिग्री के जो सामने जहाँ से एंगल बनता है, देखिए जिस पे एंगल बनता है उसको कहा जाता है बेस, और 90 डिग्री के जो सामने वाला रहता है वो होता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हो जाएगा हमारा इधर क्या हो जाएगा बेस, यानी कि आधार। तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या चीज़ें हमें चाहिए, हमें BC चाहिए। तो किस फार्मूले में BC आ जाएगा बताइए, किस में कर्ण आएगा? कास लगाएंगे, साइन लगाएंगे, टेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, जो कहिए वो हम फार्मूला लगा दें। तो यहाँ से आप कास इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ए आधार हो गया और बटे कर्ण। ठीक, तो कास थीटा बराबर लगा सकते हैं या सेक थीटा बराबर लगा सकते हैं। तो कास थीटा बराबर हम लगाते हैं यहाँ पर, कास थीटा बराबर लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, या सेक थीटा बराबर लगाइएगा तो कर्ण बटे आधार। क्लियर? समझ में आ रही सभी को डायग्राम ना? इसको घुमा के सीधा कर सकते हैं आप लोग, या यहीं से समझिए। ये क्या होगा हमारा लंब, इसके परपेंडिकुलर, इसके और जो यहाँ पर 90 डिग्री बना है उसके सामने का हो जाएगा कर्ण, और हमें ये वाला लेंथ चाहिए BC। क्लियर? तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहीं से। तो यहाँ से चलिए लिखिए, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा ट्रायंगल, उसको लिखेंगे BMC में लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। हम लगाते हैं यहाँ पर सेक थीटा, सेक 60 डिग्री लिखते हैं। सेक 60 डिग्री बराबर होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है BC अपान आधार कितना है MB, या BM कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। MB लिखिए चाहे BM लिखिए, तो BM ही लिख लीजिए, तो BM। चलिए अब किसी भी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, ना ये BM हमें पता है ना ये वाला पता है, दोनों चीज़ें। और इसके 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इसको रखेंगे और तो सेक का निकालेंगे, सेक 60 का हो जाएगा 2, क्योंकि वो क्या होता है इसके अपोजिट होता है 1/cos 60। तो 1/1 मतलब 1/2, इसको जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2 BC अपान BM। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो यहाँ से BC इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, BC इक्वल टू 2 टाइम्स BM। सभी को ध्यान में आया? तो यानी कि ए वाली हाइट आ गई हमारी, जो BM है वो कितना आ गया, ए BM, और BM आ गया, सॉरी BC आ गया जो किसके टाइम 2 टाइम BM के बराबर, इसके बराबर। क्लियर है? किसी को डाउट है अभी भी? अगर डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने इसको माना है y1, यानी यहाँ की हाइट क्या है y1 और यहाँ की हाइट है y2। तो ध्यानपूर्वक इसको अगर डैश डैश से पैरेलल यहाँ पर खींचे, इसको सीधा आगे की ओर बढ़ाएं, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, किसी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा है। यानी अगर यहाँ से y1 हाइट है, ये वाली हाइट क्या है हमारी, अगर y1 है और ये वाली हाइट हमारी क्या है y2 है, तो हमें ए वाली जो हाइट चाहिए इसके आगे अगर ले आएँ, ए वाली हाइट यहाँ से जो ए हाइट होगी ये किसके बराबर होगी, ये BM के बराबर ही होगी। ठीक, तो जो ए हाइट है वही ए वाली हाइट है, जो पॉइंट कहाँ पर, मान लीजिए AB है, इसको कुछ नाम दे दीजिए, M था, इसको मान लीजिए हम N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो अगर यहाँ पर या B डैश कह दीजिए, इसको B डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको आगे ले आएंगे तो इसको कह देंगे N। तो यानी AN की जो हाइट होगी वही हमारी क्या होगी, BM की हाइट होगी। क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट की बात की जा रही है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो और ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, ये वाली हाइट हटा देंगे। तो अगर ये y2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला टोटल y1 है यहाँ से ऊपर तक, उसके आगे बढ़ा लीजिएगा, तो y1 में से y2 घटाएंगे, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, AN के बराबर, जो कि किसके इक्वल है, BM के इक्वल है। क्लियर? डायग्राम से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वही हाइट हमें निकालनी है, और वही हमारा BM के इक्वल हो गया। ठीक, तो हमारा किसके इक्वल हो गया, B1 के। तो यानी हमें BM इक्वल टू पता चल गया क्या है, y1 माइनस y2। तो BM की जगह हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2। क्लियर हो गया सबको? चलिए लिखिए आगे इसके, मिटाएं इसको। तो यहाँ तक तो हो ही गया था, डायग्राम इसको बना लिया था ना। चलिए यहाँ से लिखिए,
तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं एडजस्ट करके, बाकी चीज़ें समझने के लिए है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं इतनी हाइट y2 है, पूरी हाइट y1 है, तो y2 में से घटाएंगे y1 में से y2 घटाएंगे तो हमारी हाइट आगे वाली मिल जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, 1 अभी बना था 2 बन गया है, इसको 3 दे दीजिएगा, ए बी इक्वल टू जो आया था, या इसको रहने दीजिए हाइट यहाँ पर, तो हो गया ए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, या इसको भी दे सकते हैं, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, जब भी जरूरत पड़े तो इक्वेशन हम लोग निकाल लें। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया, तो फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना है bm। अब bm किसके bm के बराबर है, ठीक, तो सीधे bm लिखिए। तो लिखिए यहाँ से फॉर कॉमन कैटेनरी फार्मूला लगाएंगे। अब हमको जो निकालना है सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू आप लोग जानते हैं हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, y1 इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं c सेक साई, ठीक, क्योंकि y1 ना पता है हमें ना y2 पता है, और y1 y2 को निकालने का एक ही तरीका हो गया, यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू c सेक साई जो फार्मूला पढ़े हैं, इस हाइट का अगर y1 रख दें हम तो यहाँ y रख दें तो यहाँ हो जाएगा y1, और c हमें नहीं पता तो c को बाहर रखिए, सेक साई हमें पता है कितना 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री वैल्यू आप अभी निकाले थे, कितना आया था 2, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c। अब फिर इसी प्रकार y2 निकाल लेंगे आप लोग, y2 रख देंगे तो y2 हो जाएगा, वहाँ हाइट y2 हो गया c, अब ये कितना एंगल बना रहा है पॉइंट b पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे तो यहाँ से सेक 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू कितने हो जाएगा, सॉरी 30 डिग्री यहाँ पर रखना है, क्लियर। तो 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, यानी 2/√3, ठीक, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, तो इस कास का जो होता है cos 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होता है ये cos 30 के, तो इसी प्रकार निकालेंगे सेक 30 का, सेक 30 जो कि इसके अपोजिट होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, तो यानी यहाँ पर होगा 2/√3 मल्टीप्लिकेशन में c, तो ये हमारा आ जाएगा, क्लियर। तो y2 निकल आएगा, y1 निकल आया, दोनों में से क्या करेंगे घटा देंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए लिखिए फार्मूला y इक्वल टू क्या होता है c सेक साई, इसको इक्वेशन नंबर नहीं देना है, लिखिए एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए के लिए, तो एट पॉइंट ए के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, देयरफॉर इसीलिए y1 इक्वल टू हो जाएगा c सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू रूट कितना हो गया 2, तो यहाँ से हो जाएगा c इंटू 2 यानी 2c, यानी y1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2c, क्लियर। आगे देखिए, कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा आप लोग कि यहाँ नहीं समझ में आया, एकदम आराम से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से y2 इक्वल लो, तो यहाँ से लिखिएगा एट पॉइंट बी के लिए, तो एट पॉइंट बी के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू y2 हो जाएगा, और साई इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए देखिए देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा y2 इक्वल टू c सेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं √2/3 हो जाएगा इंटू c, क्लियर। नाउ अब निकाल लेंगे यहाँ से, हमें निकालना क्या है y1 माइनस y2, नाउ यहाँ से निकालेंगे y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y1 हमारा कितना आया है 2c, तो यहाँ रखेंगे 2c माइनस 2/√2 इंटू c, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए यहाँ से c कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 2/√2, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ c यहाँ बचेगा 2√2 माइनस 2 बटे में √2, क्लियर। √3 होगा ना, सॉरी √3, यहाँ पर भी √3, तो यहाँ भी हो जाएगा √3, यहाँ भी √3, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2c अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3, क्लियर। एक इक्वेशन जो हमारा बना था टोटल लेंथ जो आया था हमारा, उसको ध्यान रखिएगा 4c बटे √3, क्लियर। और हमारा ये कौन सा लेंथ आया y1 माइनस y2 जो कि bm के बराबर है, तो bm इक्वल टू हमारा क्या आ गया है, ये किसके बराबर है y1 माइनस y2 इक्वल टू bm जो कि किसके बराबर आ गया हमारा, यहाँ पर निकाले हम लोग, तो यहाँ नीचे लिख लीजिए, तो y1 माइनस y2 जो कि बराबर है bm के, वो कितना आया है 2c ब्रैकेट में √3 माइनस y1 √3, तो यानी √3 माइनस 1 इतना, क्लियर। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हैं, उसको थर्ड माने थे ना इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन जो आया था हमारा थर्ड ए बी इक्वल टू, इसको ध्यान में रखिएगा, ए बी इक्वल टू इतना आया था, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 20 क्या आएगा हमारे फ्रॉम इक्वेशन 4 से, तो हमारा बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स इतना वैल्यू पुट करना है, इसको बी एम था तो बी एम की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2c ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटे √3, यहाँ पर दशमलव मत समझ लीजिएगा, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4c ब्रैकेट में √3 माइनस 1/√3, क्लियर। तो हमारी बी सी आ गई, ये किसकी लेंथ है स्ट्रिंग, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या है स्ट्रिंग हमारी बी सी, तो स्ट्रिंग बी सी इक्वल टू क्या हो गया 4c अपॉन √3 माइनस 1/√3, सॉरी
4/c ब्रैकेट में √3 - 1/√3। तो लिखिए नाउ, अब यहाँ से लिखिएगा नाउ, हमें रेशियो निकालना तो यहाँ से लिखिए नाउ, इसीलिए नाउ अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्योंकि उन्हीं का निकालना था, पहले दिया था जो रेशियो जैसे क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग BC अपान रेशियो किसका निकालना था, लेंथ ऑफ द चैन क्या था हमारा, चैन कितना है, चैन हमारा AB है। तो वैल्यू रखिए, तो पहले स्ट्रिंग की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 4c ब्रैकेट में √3 - 1/√3। अब बटे में क्या लिखना है, जो उसकी वैल्यू आई थी हमारे कितना आया था 4c अपान √3। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4c से 4c कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा, और बटे में क्या बच जाएगा 1। तो यही हमारा रेशियो हो गया, यानी इसका कहने का मतलब √3 - 1/1। तो यानी कि जो हमारा लेंथ, स्ट्रिंग के लेंथ और जो हमारे चैन का लेंथ का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है √3 - 1। तो यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर, किसी को कहीं डाउट? चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाली बात समझ में आई थी जो कि स्ट्रिंग तन गई है, यही बात सबको नहीं समझ में आती है। आप देख भी सकते हैं, आप ले लीजिए किसी भी चैन को अपने पास और उसको एक पॉइंट से बांधिए, फिर एक पॉइंट और लीजिए, दूसरा पॉइंट, और एक आप कोई सा भी धागा ले सकते हैं, जो कपड़े सिलने वाली आती है वो वाला धागा भी ले सकते हैं, पतला सा, या जो आप लोग वाइट धागा आता है उसको क्या कहते हैं आप लोग, पतला सा, उस वाले धागे को ले सकते हैं, और आप बांध के दूसरे पॉइंट पे फिक्स करिएगा। आप लोग देखिएगा जो स्ट्रिंग का वेट होगा, इसका तो कुछ वेट होगा ही होगा, तो उस टाइप का स्ट्रिंग लीजिएगा, चल लीजिए, थोड़ा वेट रहे उसका। अब जब आप बांध के देखेंगे उसको किसी और पॉइंट से 2 पॉइंट आप लोग ले लीजिएगा और बांध के देखिएगा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि जो हमारा है ये सीधा हो जाएगा, एज अ टेंजेंट काम करेगा, तो इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो ये जो सीधा हो गया है, इसको आप लोग बांध के देखेंगे तो खुद ही दिखेगा आपको कि सीधा हुआ, क्योंकि ये वेट के कारण खींचेगा इसको, स्ट्रिंग को, यानी कि इसका लेंथ नहीं बढ़ जाएगा। पहले अगर वो नहीं खींचता तो कुछ इस तरीके हुआ होता, कर्व टाइप का, जैसे हमारा है घूमता चला रहा है। यहाँ पर ये भी सीधा नहीं है, हर पॉइंट क्या है यहाँ पर घुमा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये बनाते समय ऐसा बन जाता है, नहीं तो हर पॉइंट क्या है, कुछ न कुछ घुमा हुआ है, ठीक, सीधा नहीं है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लाइन एक सीधी लाइन में है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ नहीं। जबकि ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, जो कि टेंजेंट का काम करने लगेगा हमारा BC। वही इसको आगे बढ़ाएंगे तो वही हमारा टेंजेंट का काम करने लगेगा। क्लियर।